सुप्रभात विद्यार्थीगण। आज हम हिंदी के अंतर्गत पाठ 20 लेंगे जिसका नाम एल्बम है, जिसके लेखक का नाम सुदर्शन है। सर्वप्रथम हम लेखक परिचय देख लेते हैं। सुदर्शन जी का जन्म सन 1896 में हुआ और उनकी मृत्यु सन 1976 में हुई। सुदर्शन जी का जन्म पश्चिमी पंजाब यानी वर्तमान पाकिस्तान में सियालकोट नगर में हुआ था। इसे अंडरलाइन करें। इन्हें बचपन से ही कहानी लिखने का शौक था। इन्होंने प्रारंभ में उर्दू में लिखना शुरू किया था, बाद में हिंदी लिखने लगे। इनकी पहली कहानी सरस्वती नामक पत्रिका में सन 1920 में छपी थी। इसे अंडरलाइन कीजिए। हिंदी कहानी क्षेत्र में प्रेमचंद जी के बाद सुदर्शन जी का नाम लिया जाता है। इसे भी अंडरलाइन कीजिए। इन्होंने फिल्मों के लिए भी कहानियाँ लिखी जिन पर सफल फिल्मों का निर्माण हुआ। सुदर्शन सुमन, पारस, पनघट इनके सुप्रसिद्ध कहानी संग्रह है। इन तीनों को अंडरलाइन कीजिए। आइए देखते हैं लेखक ने इस पाठ में क्या कहा है। प्रस्तुत कहानी में पंडित सादीराम और लाला सदानंद के बीच जो आर्थिक व्यवहार हुआ उसमें संबंधों को किस तरह से बचाया गया उसका मार्मिक वर्णन है। आजकल पैसों के कारण संबंधों में दरार पड़ जाती है। ऐसे समय में मानवीय मूल्यों का जतन करने की प्रेरणा इस कहानी से हमें मिलती है। हम इस पाठ का सार देख लेते हैं। पंडित सादीराम लाला सदानंद के पुरोहित थे। पंडित सादीराम ने लाला सदानंद से वर्षों पहले 500 रुपये कर्ज के रूप में लिए थे। सादीराम गरीब है पर दिल के बुरे नहीं है। वे लाला सदानंद का कर्ज उतारने की हमेशा जी तोड़ कोशिश करते हैं। सादीराम अपना पेट काट काट कर सदानंद का कर्ज अदा करने के लिए रुपए जमा करते हैं, पर कभी घर के किसी की बीमारी में तो कभी किसी अन्य कारण से वह रुपए है वो खर्च किए हो जाते हैं। बेचारे सादीराम मन मसोर कर रह जाते हैं। लाला सदानंद एक नेक दिल के इंसान है। वे सादीराम की विवशता यानी लाचारी को बहुत ही अच्छी तरह से समझते हैं। उन्होंने कभी सादीराम से रुपए के लिए तकादा नहीं किया, बल्कि अंदर ही अंदर वे ये चाहते थे कि सादीराम उन्हें रुपए ना लौटाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उन्हें सादीराम की स्थिति है वो बहुत ही अच्छे से पता थी, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि वह उन्हें रुपए लौटाए। सादीराम की इस बात का दुख है कि लाला सदानंद अपने रुपए के बारे में भला तकादा क्यों नहीं करते। एक दिन लाला सदानंद किसी काम से पंडित सादीराम के घर जाते हैं। वे उनकी अलमारी में सुंदर चित्रों वाली कुछ पत्रिकाएं देखते हैं। सदानंद के दिमाग में उन चित्रों से एल्बम बनाने का ख्याल आता है। वे सादीराम से अच्छे चित्र छाट कर जमा करने के लिए कहते हैं। वे सादीराम को विश्वास दिलाते हैं कि इससे उन्हें कुछ कमाई हो सकती है। सदानंद एल्बम तैयार कर उसका विज्ञापन देते हैं। विज्ञापन देते हैं मतलब वो उसकी एडवर्टाइजमेंट देते हैं। काफ़ी समय तक कहीं से कोई जवाब नहीं मिलता। एक दिन कलकत्ते से एक मारवाड़ी सेठ का पत्र आता है और एल्बम भेज दे ऐसा लिखा होता है उसमें। पसंद आया तो खरीद लिया जाएगा। इस घटना के 6 महीने के बाद लाला सदानंद वह बीमार पड़ जाते हैं। पंडित सादीराम उनके लिए रात दिन माला फेरते हैं और उन्हें भगवत गीता सुनाते हैं। एकाएक सदानंद बेसुध हो जाते हैं। सादीराम सदानंद के सिरहाने बैठे जाते हैं। उन्हें लगता है कि सदानंद के सिरहाने कोई चुभती हुई चीज़ है। वे उठाकर देखते हैं तो वह चीज़ वही एल्बम था। उन्हें समझते देर नहीं लगती कि इस एल्बम को किसी सेठ ने नहीं, खुद सदानंद ने ही खरीदा था। लाला सदानंद को होश आता है तो वे सादीराम से एल्बम छीन कर बहाना बनाते हुए कहते हैं, यह एल्बम अब मैंने सेठ साहब से मंगवा लिया है। सादीराम को लगता है कि वे झूठ बोल रहे हैं, लेकिन अब उनकी नज़र में लाला सदानंद और ज़्यादा सज्जन और उपकारी लगने लगते हैं। इस पाठ का सार यहीं ख़त्म होता है। धन्यवाद।